बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक 4.2 सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। इस टॉपिक में हम दो फार्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को डिराइव करेंगे और उसके बाद हम सेंट्रिपिटल फोर्स को डिराइव करेंगे। ये बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में ये आ जाता है। इस डेरिवेशन के लिए मैं एक डायग्राम को डिस्प्ले करूँगा, उस डायग्राम को हम देखेंगे और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको डिराइव करेंगे। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक बॉडी है और ये बॉडी इस पॉइंट बी से मूव कर रही है और ये बॉडी यहाँ पॉइंट सी तक पहुँच जाती है। तो हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास a body moving in a circular path. Body is moving in a circular path. Circular path of radius r. अब इसमें एक बात और ख़्याल रखेंगे कि having constant velocity, इसकी जो velocity हो जाती है या जो speed है वो हमारे पास स्पीड क्या होगी, हैविंग कांस्टेंट स्पीड। अभी बॉडी जो रोटेट कर रही है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, यानी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा, बाकी आपके पास बॉडी जो है वो कांस्टेंट आपके पास आएगी। ये जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है डायरेक्शन वाइज, चेंज इन वेलोसिटी, जो डायरेक्शन वाइज वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑफ द बॉडी जो रोटेट कर रही है उसकी वेलोसिटी में जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। क्योंकि हमारे पास या मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या आपके पास डायरेक्शन में चेंज आ जाए, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ाहिर है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टेड टूवर्ड, विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। ये एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। दिस सेंटर सीकिंग या दिस एक्सेलरेशन, सिंपल कह देते हैं कि दिस एक्सेलरेशन वी कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये प्रोड्यूस होता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि बॉडी की जो आपके पास स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो इसको आप कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब डायग्राम आपके सामने मैंने ड्रॉ की है, उसमें आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए आपके पास सर्कल का सेंटर है। यहाँ इसका जो रेडियस है ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कह देता हूँ जी आर इनिशियल। अगर मैं बात करता हूँ तो इसको मैं आर इनिशियल कह देता हूँ और इस आर को मैं आर फाइनल कर देता हूँ, आर फाइनल, ठीक है, और ये आर इनिशियल। बॉडी पहले इनिशियल पॉइंट बी पे हैं विद वेलोसिटी v1। आफ्टर सम टाइम इट कवर द डिस्टेंस डेल्टा s, ट्रेवल डिस्टेंस डेल्टा s, और बॉडी चली जाती हैं पॉइंट सी के ऊपर। अब ये आपके पास आते हैं चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे, वो स्टूडेंट ये होगा कि आपके पास जो v1 है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है v2 के, और ये आपके पास मैग्नीट्यूड में जब इक्वल हो जाएंगे तो हम सिंपल v लिख सकते हैं, यानी जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है ये हमारे पास कांस्टेंट रह रही है। अब हम एक काम करेंगे, ये जो आपके पास ग्रीन कलर के दो वेक्टर v1 और v2 हमने बाहर ड्रॉ की हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये वाला जो वेक्टर था v1 इसको उठा के मैंने ये वाला लगा लिया और इस वाले वेक्टर को v2 को उठा के मैंने ये वाला वेक्टर लगा लिया। अब ये दो वेक्टर जो है वो हमने कंबाइन कर लें दोनों वेलोसिटीज़ को, और इनका जो डिफरेंस बना डेल्टा वी वो हमने यहाँ पर ये लिख दिया डेल्टा वी के टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पर भी एंगल थीटा हम लगा सकते हैं डेल्टा थीटा, तो ये आपके पास v1 और v2 का एंगल थीटा बन गया। इन शॉर्ट स्टूडेंट एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला बना हुआ है। अब दोनों ट्रायंगल आपके पास
सेम होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे तो हम इसमें से जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू हम अब नोट करेंगे। सो फ्रॉम दीज टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लिखेंगे फ्रॉम दीज टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अभी जो दो ट्रायंगल्स हैं इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो आपके पास थीटा इज़ बेसिकली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये हमारे पास एक एंगल थीटा है। अब इसमें हम दो ट्रायंगल्स के जो थीटा है वो कंपेयर कर रहे हैं, यानी एक आपके पास एंगल थीटा सर्कल के अंदर जो बड़ा सर्कल है उसने जो एंगल थीटा बनाया, फिर जो हमने V1 V2 बाहर बना दिए थे उसका एंगल थीटा हम कंपेयर करें। अब थीटा जो आपके पास सर्कल के अंदर है उसको हम लिखेंगे डेल्टा आर ओवर आर, और ये जो हमारे पास दूसरा थीटा 2 है इसको हम लिखेंगे डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वी। इसकी रीज़न क्या होगी स्टूडेंट, ये आपके सामने है। थीटा के सामने आपके पास होता है डिस्टेंस ट्रेवल और फिर साथ रेडियस। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि एस ओवर आर। अब यहाँ पर जो एस है ये डेल्टा आर लिखा हुआ है, ये डेल्टा आर और डिवाइडेड बाई कोई एक साइड, कोई एक रेडियस। और जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा वी है सामने, ये सामने डेल्टा वी है और इसका कोई एक साइड, क्योंकि हमने कहा था कि V1 V2 और V सारे आपस में इक्वल हैं। तो आपके पास एंगल थीटा के सामने वाले साइड डिवाइडेड बाई कोई वन साइड हम इसमें से डिवाइड कर रहे होते हैं। अब सुन, इसको आगे हम लेके चलेंगे। इसमें अब अगर आप देखेंगे हम इसको ये लिख देते हैं कि डेल्टा V इज़ इक्वल टू, ये V जो है ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इंटू वी लिखा जाएगा। ये भी आपके पास डेल्टा R के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, एक्सेलरेशन। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। मैं अगर डेल्टा टी से डिवाइड करूँ दोनों साइड्स को तो वी विल गेट एज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहाँ डिवाइड किया, और इस तरीके से स्टूडेंट डेल्टा आर को डेल्टा टी से डिवाइड किया ये, और ये वी ओवर आर को हमने सेपरेट फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब बॉडी मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट तो उसमें हमारे पास टाइम इंटरवल भी नोट हो रहा होता है। सो अगर मैं टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो बॉडी ने वेलोसिटी चेंज की है और स्मॉल स्पीड उसकी कांस्टेंट है, जो पोजीशन उसने चेंज की है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो मैं उसको लिखूँगा डेल्टा लिमिट पुट करूँगा डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये लिमिट मैं दोनों साइडों पे अप्लाई करूँगा। जब मैं ये लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, v डिवाइडेड बाई डेल्टा वी डिवाइडेड डेल्टा टी ये, और हमारे पास v ओवर आर एक साइड पे लिखा, अगले में जनाब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसमें हमने लिखा स्टूडेंट डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास आ जाता है ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये जो टर्म है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, एक्सेलरेशन बना, v ओवर आर हमारे पास अपनी जगह पे आ गया, और ये जो आपके पास चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये भी आपके पास वेलोसिटी बना। सो ये आपके पास इस फॉर्मेट पे आ जाएगा। फाइनली इसको अब आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। दिस वी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम C1 लगा देते हैं फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर मैं इसको लिखूँगा तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, मैं अगर इसको वेक्टर्स की टर्म में लिखूँगा तो मैं ये लिखूँगा कि ए सी विद एरो हेड इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो हम एक साथ यूनिट वेक्टर लगा देंगे या हम इसको यूनिट वेक्टर साथ लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। अब चूँकि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन या टूवर्ड सेंटर एज
सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। जब ये डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन है तो फिर मैं इसको लिखूँगा डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। तो हम इसको एक माइनस के साइन के साथ यूज़ करेंगे। सो ए सी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू नेगेटिव और वी स्क्वायर ओवर आर इंटू यूनिट वेक्टर। ये हम जो नेगेटिव साइन हमने लगाया है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए आ जाएगा। दिस नेगेटिव साइन शो दैट द बॉडी इज़ एक्सेलरेटेड डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, चूँकि वी हम यूज़ कर रहे हैं। अब इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक टर्म्स डिस्कस किया है कि एज़ वी नो दैट, वो क्या था, वो ये था स्टूडेंट कि हम ये लिखते हैं कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ए सी इज़ इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, चूँकि v स्क्वायर है डिवाइडेड बाई आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो इसमें से हम एक आर को कैंसिल आउट कर देंगे, एक आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एक स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास अब बचने वाला होगा टर्म्स में जो है वो आर ओमेगा स्क्वायर और इंटू आर यूनिट वेक्टर। सो दिस इक्वेशन वी कॉल्ड ए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आया लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट हम जानते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल टू एम ए, ये हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स की तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रिपिटल ही यूज़ करेंगे। अब इसमें मैं यहाँ पर पहले वैल्यू पुट करूँगा एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड आ जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स का, जो हम सिंपल जो वी स्क्वायर ओवर आर का रिलेशन था वो हमने यूज़ किया, तो हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स का एक फार्मूला डेवलप हो जाता है। अगर मैं इसको भी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखूँगा तो फिर मैं इसमें एक आर यूनिट वेक्टर लगाऊंगा। सो इसको मैं अब लिखूँगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स या इन टर्म्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो एफ़ के ऊपर एक एरो हेड आया और एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये हमने लिखा मैग्नीट्यूड को और साथ ही यूनिट वेक्टर हमने लगाया। सो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आ जाएगा। और अगर मैं ये चेंज करके ऐसे लिखूं तो एफ सी इज़ इक्वल टू माइनस, अब चूँकि हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर के टर्म में भी एक एक्सेलरेशन आया हुआ था, तो आर ओमेगा स्क्वायर और ये एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो इस स्टूडेंट हमारे पास आता है सेंट्रिपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो हम ये कहते हैं कि द फोर्स विच कंपेल द बॉडी, विच कंपेल the body toward the center, which compel the body toward the center, towards the center of a circle is called centripetal force. Centripetal force ऐसी फोर्सेस जो बॉडी को सेंटर की तरफ कंपेल करें। इसको हम सिंपल वर्ड में ये भी कहते हैं कि सेंटर सीकिंग फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। इसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कह देते हैं, तो इज़ कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस डेफिनेशन को बेशक आप स्टार्ट पे लिखें या फिर एंड पे लिखें, लेकिन वो डिफाइन सेंट्रिपिटल फोर्स एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन के हवाले से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसी से कंटिन्यू करते हैं आगे ही। हमारे पास एक टर्म आता है बैंकिंग ऑफ रोड, जहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स की एप्लीकेशन आती है। अब स्टूडेंट बैंकिंग या बेंडिंग ऑफ रोड जो है ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। बेंडिंग ऑफ रोड्स, जहाँ पर रोड में टर्न्स आ जाते हैं
तो हम रोड को थोड़ा सा एक साइड से उठा देते हैं, हम रोड को थोड़ा बेंड कर देते हैं। मैं एक डायग्राम से शो कराऊंगा। जी स्टूडेंट, डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके सामने जब रोड के ऊपर टर्न आ जाते हैं तो रोड को थोड़ा सा साइड से उठा दिया जाता है, ठीक है, ताकि गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलनी है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मिल जाए। तो हम गाड़ी को सपोर्ट कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ रोड या बैंकिंग ऑफ रोड। तो जब गाड़ी ट्रैवल करती हैं तो विदाउट स्किडिंग अराउंड द अनबैंक्ड कर्व जो है, वो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ये कहाँ से आता है। तो हम इसमें ये कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसको हम फर्दर सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ताकि अच्छी एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिले। तो उसके लिए हम एक डायग्राम आपको एक और दिखाई हुई स्टूडेंट कि हम ये काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमने एंगल थीटा के साथ रोड को बेंड कर दिया, इतना एंगल थीटा हमने रोड को बेंडिंग दे दी, रोड को हमने इतना उठा दिया, प्लेन सरफेस से कर्व कर लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, रोड को कितना एंगल थीटा देना चाहिए। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हमने करना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी है और ये गाड़ी इस रोड के ऊपर अभी कर्व हो रही है और जाके आगे ट्रैवल की, जिस तरह आपको ये वाली गाड़ी नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट, अब इस गाड़ी में दो चीज़ें हैं। एक इसका वेट है जो एग्जैक्ट डाउनवर्ड होता है, इस गाड़ी का वेट जो एग्जैक्ट डाउनवर्ड है, और दूसरा स्टूडेंट इस गाड़ी को लगने वाली नॉर्मल फोर्सेस हैं इस रोड के परपेंडिकुलर, इस रोड सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्सेस हैं। इसको आप FN भी लिख सकते हैं, आप इसको N भी लिख सकते हैं, नॉर्मल फोर्सेस। बहरहाल F लिख लें ताकि कंफर्म हो कि ये इस प्लेन के या इस जो रोड है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्सेस लग रही हैं। अब हम इसके बनाएंगे दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट आपके पास बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अलोंग द वेट चला जाएगा, ये वाला आपके पास FN या F cos थीटा आपके पास ये बन जाएगा, और एक इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं F sin थीटा या FN sin थीटा कह देते हैं। ये हमने दो कंपोनेंट बना दिए। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो ये sin थीटा वाला फंक्शन है जो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। अब हमने बना दिए हैं दो कंपोनेंट्स। अब इसको मैं लिखूँगा मैथमेटिकली कि जो आपके पास एक कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट है साइन थीटा वाला, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे नॉर्मल फोर्स की वजह से, और नॉर्मल फोर्स हमारे पास है साइन थीटा, FC सेंट्रीपिटल फोर्स साइन थीटा की वजह से आएंगे। और अगर हम वैसे देख लें सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं mv²/r। तो ये आपके पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हमारे पास एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं कि FN साइन थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। सो दिस इज़ अ रिलेशन कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और कंपोनेंट है जो वेट के साथ बैलेंस हो चुका है, यानी ये अपवर्ड और ये वेट डाउनवर्ड, ये भी आपस में बैलेंस हो चुके हैं। सो इसको भी अगर हम इस तरह लिख लें कि FN जो है cos थीटा ये आपके पास बैलेंस हो चुका है, इक्वल हो चुका है वेट के साथ, और उस वेट को मैं यहाँ पर mg लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाता है। अब हमारा टारगेट क्या है, ये एंगल थीटा, कि ये रोड को कितना एंगल, किस एंगल थीटा के साथ हमने बेंड करना है। सो हम ये कह देते हैं कि जब हम एंगल थीटा को करेंगे डिराइव, तो हम डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा FN साइन थीटा डिवाइडेड बाय FN cos थीटा इज़ इक्वल टू, ऊपर आपके पास क्या आ रहा है mv²/r,
और नीचे आपके पास क्या रहा, mg आ रहा, ठीक है। ये एफ एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर जी आर आपके पास रिमेनिंग में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। ये आपके पास टेंजेंट थीटा का एक रिलेशन आ जाएगा जो आप जिसके अकॉर्डिंग आप रोड को बेंड करेंगे। यहाँ से हम दो रिज़ल्ट ले सकते हैं। एक रिज़ल्ट हम ये लेंगे कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी, और दूसरा रिज़ल्ट हम ये लेंगे कि रोड के बेंडिंग का जो एंगल थीटा है वो कितना होना चाहिए। अगर आप इसमें देखें स्टूडेंट, मैं इसमें लिख लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेंजेंट थीटा जी आर इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर, या फिर हम लिख लेते हैं कि स्पीड इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेंजेंट थीटा। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे बेंडिंग के ऊपर कि वहाँ पर स्पीड लिमिट लगाई होती है, तो ये वो स्पीड लिमिट है कि जो उस कर्व पाथ के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि गाड़ी को इससे ज़्यादा स्पीड नहीं देनी वरना गाड़ी ओवरटर्न कर जाएगी। सो हम उस बैंकिंग रोड से स्पीड लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा जो रिज़ल्ट हम यहाँ से ले सकते हैं वो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा कि एंगल थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए, रोड को किस तरीके से हमने बेंड करना है। सो इसको हम अगर लिखेंगे वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर, तो थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स वहाँ स्पीड लिमिट वी स्क्वायर और फिर ग्रेविटी और उस कर्व पाथ का रेडियस। सो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल थीटा कि हम वहाँ पर रोड की बेंडिंग कितने एंगल थीटा के साथ करेंगे। सो एक शॉर्ट क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड, इसके हमने फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए और फिर उन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में डिवाइड किया। हमारे पास दो रिज़ल्ट आ जाते हैं कि वहाँ स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए और उसके साथ साथ एंगल थीटा कितना होना चाहिए। जी स्टूडेंट, आगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है यानी एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस के किसी और जगह पे इस्तेमाल होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्सेस यूज़ होती हैं तो हमारे पास यूज़ होती हैं सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज जो है वो हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें हम ये कहेंगे कि डिवाइस सेंट्रीफ्यूज के बारे में हम कहेंगे डिवाइस दैट सेपरेट सब्सटेंसेस। ये किसी भी दो चीज़ों को, लिक्विड को या दो पार्टिकल्स को सेपरेट करेगा, ठीक है। दैट सेपरेट्स सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इन लिक्विड मिक्सचर, सस्पेंडेड इन लिक्विड मिक्सचर। हमारे पास कोई लिक्विड है, उसका कोई मिक्सचर है या जो भी हमारे पास मिक्सचर हैं चीज़ें, उसमें से हमने सेपरेट करना है बाय स्पिनिंग प्रोसेस, ठीक है। हम इसको स्पिनिंग देंगे, हम सब्सटेंसेस को स्पिन करवाएंगे उसमें, ठीक है, बाय स्पिनिंग ए सैंपल ऑफ लिक्विड, बाय सिंपल स्पिनिंग ए सैंपल ऑफ लिक्विड। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। जो लिक्विड का सैंपल हमें गिवन है कि इसमें से आपने एटम्स को या पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो उसकी हम स्पिनिंग करेंगे। सो डिवाइस दैट सेपरेट सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इन लिक्विड मिक्सचर बाय स्पिनिंग ऑफ ए सैंपल ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है। हम उसको अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करवाते हैं चीज़ों को इस मशीन के अंदर। तो डेंस पार्टिकल जो है लिक्विड में ट्रेवल करते हैं इनसाइड, और न्यूटन फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा होता है। अगर आपसे कोई पूछे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा सेंट्रीफ्यूज का, या सेंट्रीफ्यूज के प्रोसेस में जो आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होगा, हम कहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, कि बॉडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करेंगी। बॉडीज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल है, इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडी एट रेस्ट शुड रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस इट इज़ डिस्टर्ब्ड बाय सम अनबैलेंस या एक्सटर्नल फोर्सेस। तो आपके पास ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा।
चीज़ों को सेपरेट करेगा, ठीक है। मैं एक डायग्राम से डिस्प्ले करके उसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक डायग्राम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट आपके पास एक मशीन है। इस मशीन के अंदर हमारे पास छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब हैं। अब जब इन टेस्ट ट्यूब को किसी अच्छे खासी स्पीड के साथ रोटेट करवाया जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स इन द लिक्विड, यानी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपने कोई फॉर एग्जांपल ब्लड है, ठीक है, किसी पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट ट्यूब होते हैं, उसमें ये सेंट्रीफ्यूज मशीन एक पड़ी होती है, उसमें हमारे पास ब्लड है। ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, जो भी है। तो जो पार्टिकल इन द लिक्विड है, ये इसके बारे में हम कहते हैं कि पार्टिकल इन द लिक्विड बिकम क्लम्प्ड, ये जमा हो जाते हैं, ठीक है, टुगेदर एट द बॉटम, क्लम्प्ड टुगेदर एट दी बॉटम। ये पार्टिकल सारे के सारे बॉटम में जमा हो जाते हैं और फिर इनको बाद में सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीपिटल फोर्सेस की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इस टेस्ट ट्यूब में हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास एक सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरीके से यहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म है, वॉशिंग मशीन ड्रायर जो होती हैं, वॉशिंग मशीन ड्रायर्स, ये जो हम वॉश करते हैं क्लॉथ्स को तो उसको हम जाके ड्रायर में डालते हैं। तो ड्रायर क्या करेगा, लिक्विड को स्मॉल होल्स के थ्रू सेपरेट कर देता है और बाहर फेंक देता है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो है वो जनरेट हो जाती हैं और हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है। अल्लाह हाफिज़।